नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के आर स्टडी जब पर। 65th बीपीएससी इंटरव्यू 2 अगस्त से शुरू होने वाली है और आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे इंटरव्यू के, जो 65th बीपीएससी इंटरव्यू के कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, ये बताने की ज़रूरत किसी सक्सेसफुल कैंडिडेट को नहीं है कि इंटरव्यू का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है इंटरव्यू का, साक्षात्कार का। एक टॉप प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू की बारी आती है। आफ्टर ए टॉप कंपटीशन ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस, टर्न ऑफ इंटरव्यू कम्स। और हर कैंडिडेट का ये एफर्ट होता है, ये प्रयास होता है कि इस चांस को किसी भी तरह से ग्रैब किया जाए। कोशिश लगभग सभी की यही होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फर्क डाल देती हैं जो अंतिम परिणाम होता है उसमें। तो आइए इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू में जो महत्वपूर्ण चीज है वो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। जो दस्तावेज हैं आपके महत्वपूर्ण, वो बिल्कुल पहला स्टेप है इंटरव्यू का अगर देखा जाए तो। क्योंकि सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन वहाँ होता है और लास्ट मोमेंट पे किसी तरह के स्ट्रेस से बचने के लिए या किसी प्रकार के वहाँ पे अनइजनेस से बचने के लिए जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास बिल्कुल सही सलामत होने चाहिए, सो डैट आप उनको प्रस्तुत कर सकें, आप उनको प्रोड्यूस कर सकें उनके समक्ष वेरिफिकेशन के लिए। तो एक तो जैसा कि डेट ऑफ बर्थ के लिए ये 10th पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल कॉपी, और साथ में फोटो कॉपी भी होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग मार्कशीट ले लिए रहते हैं और उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, वक्त पे उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो ये अपना डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करके रखना चाहिए, वहां पे कोई समस्या ना हो इसके लिए। आईडी प्रूफ आपका होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड, और रेलिवेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सॉरी, ये ओबीसी, SC, ST, EBC, whatever your category is, you must have certificate of that category। और सेल्फ एस्टेटेड फोटो कॉपीज ऑफ मेंशन डॉक्यूमेंट्स, जो भी मैंने ऊपर ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, उनके फोटो कॉपीज भी आपके पास होने चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। क्योंकि ओरिजिनल आप वेरीफाई कराएंगे, फोटो कॉपीज उनके पास सबमिट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ये ड्यूली फील्ड प्रपत्र 1 और 2, जो पहले दे चुके होंगे इंटरव्यू उनको पता भी होगा। बीपीएससी 2 प्रपत्र जारी करती है, 1 और 2। एक में अपना व्यक्तिगत डिटेल होता है, पर्सनल डिटेल्स उसमें भरते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एड्रेस और भी बाकी कुछ डिटेल्स होते हैं उसमें अवेलेबल है अभी बीपीएससी वेबसाइट पे, प्रपत्र 1, 2 करके, उसमें आप देख भी सकते हैं। उनमें अपना डिटेल भरना होता है, और जो 2 है प्रपत्र, उसमें आपका जो पोस्ट प्रेफरेंसेस हैं वो भरना होता है। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट्स। अगर इन सब डॉक्यूमेंट्स को आप प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेते हैं तो उस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको हर वो प्रयास करना चाहिए कि उस फाइनल मोमेंट पे, उस कंडीशन में जाके आपको अनड्यू प्रेशर ना पड़े, बिना बात के उस टाइम अनइजनेस ना हो, क्योंकि उसके तुरंत बाद वेरिफिकेशन के तुरंत बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो मनोस्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, प्रेशर में आप आ गए
और फिर तुरंत इंटरव्यू देने चले गए। इन सब चीजों से आपको बचना होगा। अब ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स की बात। इसके अलावा अब जो मेन उद्देश्य है इस वीडियो का वो ये है कि जो आपका परफॉर्मेंस है, जो आपकी एबिलिटी है, उसको आप उसका मैक्सिमम वहां पर कैसे प्रस्तुत कर पाए। जो भी आपकी कैपेबिलिटी है वहां पर उसको प्रस्तुत करने की बात है, क्योंकि ये पर्सनालिटी टेस्ट है। लिखित एग्जाम में आप चुपचाप एग्जाम लिख के अपने प्रतिभा का जो एक तरह से प्रतिभा को आप प्रस्तुत कर सकते हैं लिख के, लेकिन यहाँ क्या है कि आपके अपने व्यक्तित्व को वहां पर उजागर करना है, दिखाना है। तो काफी महत्वपूर्ण है ये। आपको पता होगा 64th बीपीएससी में भी कई कैंडिडेट्स के जो बहुत अच्छा रहने के बावजूद किसी को 55 मार्क्स में मिले हैं और किसी को 95 भी मिला है। तो इतना बड़ा गैप भी हो जाता है इंटरव्यू के मार्क्स में, तो आप सोच सकते हैं कि उनके फाइनल सिलेक्शन पे उसका क्या फर्क पड़ता होगा और मेरिट लिस्ट में उसका क्या फर्क पड़ता होगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। तो देखते हैं जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं अपने परफॉर्मेंस को ठीक करने का, अच्छा करने का, उसके बारे में देखते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये गहना है एक इंडिविजुअल का, लेकिन साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी एरोगेंस के तौर पे वहां पे प्रस्तुत ना हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बात की तो होनी ही चाहिए कि आपने प्रीलिम्स निकाला है, मेंस निकाला है, आपके अंदर कुछ क्वालिटी है, तो उस बात की आपको आत्मविश्वास होना स्वाभाविक है और होना चाहिए। लेकिन कहीं से भी एरोगेंस नहीं दिखना चाहिए आपके व्यक्तित्व में। डिसेंसी, शालीनता सबको भाती है, और जाहिर तौर पे वो काफी सीनियर मेंबर होते हैं बोर्ड के, शालीनता उनको भी बहुत प्रभावित करती है। तो आपके व्यक्तित्व में शालीनता हो, ऑनेस्टी, ईमानदारी हो आपके जवाब में, ऑनेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई रिप्लाई है बिल्कुल आप स्पष्ट हो उसके बारे में, अगर नहीं आ रहा है तो भी स्पष्ट होने में कोई परेशानी की बात नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको किसी भी प्रश्न का उत्तर पूछ लीजिए तो वो बता ही देगा। आना ना आना एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन ऑनेस्टी आपके व्यक्तित्व में मौजूद होनी चाहिए। क्लियर व्यू और ओपिनियन, whatsoever your opinion is or view is, it must be clear. There should not be any ambiguity in your view, your opinion. अपने ही व्यक्तित्व में किसी प्रकार का द्वंद नहीं होना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, अपने ही बात को, अपने ही बात के अगेंस्ट अपने ही तर्क दे रहे हैं, ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। आपका जो भी व्यू है, जो भी आपका विचार है, जो आपका ओपिनियन है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सही गलत वो आप डिसाइड करके बोलें, लेकिन व्यू क्लियर होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, अंतर्द्वंद नहीं होनी चाहिए। मेंटेन आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट का यहां पर मतलब यह है कि आप उनके समक्ष देखें। ऐसा ना हो कि आप उनसे बात कर रहे हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर आप दे रहे हैं, लेकिन आप कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे देख रहे हैं। आई कांटेक्ट से यहाँ पे यही संदर्भ है। आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि उनकी आंखों में बिल्कुल आपकी दोनों आंखें उनकी आंखों में ही देखें, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब ये है नॉर्मल फेस टू फेस होना चाहिए। जिसको भी आप जवाब दे रहे हैं, जिस मेंबर को दे रहे हैं आप जवाब, उनके समक्ष आपका फेस होना चाहिए, उसी तरफ आपको देखना चाहिए। ठीक है, इससे लगता है कि आप उनकी बातों को इंटरेस्ट से सुन रहे हैं और उनको इंटरेस्ट के साथ रिप्लाई कर रहे हैं। नेचुरल स्माइल है, स्वाभाविक है ये ह्यूमन बीइंग का, किसी का भी ये एक नेचुरल क्वालिटी है स्माइल, और ये आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना बात के हंसना वहां पर ठीक नहीं है। किसी से मिलते हैं, कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है, सीनियर मेंबर्स हैं, तो उनसे मिलने पर एक स्माइल, सहज स्माइल स्वाभाविक है, लेकिन साथ साथ बिना बात के हंसी नहीं होनी चाहिए, जो कि इरिटेट करती हैं कई बार।
जब कोई प्रश्न उनके द्वारा पूछा जाता है, वो पूछते हैं कुछ, तो अधीर होकर बीच में ही जवाब नहीं देना चाहिए, प्रॉपरली सुनना चाहिए, उनका पूरा सुनना चाहिए पेशेंस के साथ, धैर्यपूर्वक, और उसके बाद इत्मीनान से आप जवाब दीजिए। और जब आप जवाब दें तो कोशिश रहे कि आप प्रिसाइज रहें, टू द पॉइंट रहें। बहुत लंबा अगर आप जवाब देने की कोशिश करेंगे तो पता चले कि आपका इंट्रोडक्शन में ही पूरा टाइम बीत गया और वो बीच में ही आपको इंटरप्ट कर दिया मेन बॉडी जाते आते। तो आपका यह ध्यान रहे कि संक्षेप में आपको बताना है और जो उसका कीवर्ड्स हैं, की कंटेंट है, वो आ जाए, उसमें कवर हो जाए। तो वो आपको बीच में अगर इंटरप्ट भी करते हैं तो आपको अफसोस नहीं होगा कि अभी तो मैं असल बात तो मैं कहीं नहीं पाया था, तब तक इन्होंने रोक दिया। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो आंसर हो प्रिसाइज हो और उसमें जो स्टफ हो बिल्कुल की कंटेंट हो। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके अतिरिक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि बहुत सारे क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग से भी पूछ लिए जाते हैं। आपको पता ही है, सिचुएशन देके कभी पूछ लिया जाता है, कभी कुछ ऐसे प्रश्न इंटेंशनली पूछा जाता है जिससे कि आपके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज जो है वो सामने आए। तो उस केस में आप पर्याप्त प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं तैयारी करके जा सकते कि आपके सामने यही सिचुएशन आएगा या इसी प्रकार के क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग पे पूछे जाएंगे। तो उस स्थिति से जो निपटने के लिए जो हमेशा काम आएगा, वो दो की उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। एक तो ये है कि जो कुछ भी आप जवाब दे रहे हैं डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस में, सिचुएशंस में, तो आप गो एज पर एस्टेब्लिश्ड लॉ, जो लॉ ऑफ लैंड है अपना, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने रिप्लाई को रखें। आपका स्टेप उसके लाइन में होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी आउट ऑफ द लॉ, ये लॉ के हिसाब से ही होना चाहिए, उसके बाहर नहीं होना चाहिए। एक तो इस चीज पर आपको ध्यान देना होगा, और दूसरा ये है कि अवॉइड एक्सट्रीम स्टेप्स। आपको उत्तेजना में या इमोशन में किसी प्रकार से एक्सट्रीम स्टेप को नहीं लेना है, एक्सट्रीम स्टेप को अवॉइड करना है। तो ये दो चीजें जो है की इंग्रेडिएंट्स होंगी अगर आपके आंसर की, तो बाकी सारी चीजें एज पर सिचुएशन आप उसको ढाल सकते हैं, अगर इन दो चीजों का ध्यान रखें तो। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट ये भी एस्पेक्ट है कि जानबूझकर इंटेंशनली दे विल आस्क अबाउट गवर्नमेंट, देयर पॉलिसीज एंड बेटर वेज। वो आपसे पूछेंगे ऐसे क्वेश्चंस जिससे कि अगर आपके मन में गवर्नमेंट के प्रति कुछ ऐसा है तो आप कंप्लेन करें। तो सिस्टम कोई भी वो परफेक्ट तो होता नहीं है, ये बात सही है। आपको कंप्लेन को अवॉइड करना है, स्पेशली गवर्नमेंट का जिसका आप हिस्सा बनने के लिए वहां पे गए हुए हैं। आप अपनी बात को सजेशन के तौर पे, बेटर पॉसिबल वेज के तौर पे, आगे क्या इससे अच्छा रास्ता अख्तियार किया जा सकता है, क्या इसके ऑप्शंस हैं, वो आप बहुत ही इत्मीनान के साथ वहां पे प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट का शिकायत करने से आपको बचना चाहिए। ठीक है। फिर आता है, जब कभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात होती है, पोस्ट्स की बात होती है, पोर्टफोलियो की बात होती है, तो उनका नाम आप लेते हैं उस पोस्ट का, उस इंस्टीट्यूशंस का, तो रेस्पेक्टफुल लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो आपको उच्च न्यायालय कहना है तो माननीय उच्च न्यायालय कहा जाए, सो डैट आपकी जो बातें हैं वो फॉर्मल हों, औपचारिक हों। ठीक है। इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए और इनसे बहुत फर्क भी पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक ये जो बॉल है ये आपके कोर्ट में रहता है हॉबी का, तो हॉबी तो कम से कम इस प्रकार से तैयार करना चाहिए कि वो आपके लिए मुसीबत किसी भी स्थिति में ना बने। आप हॉबी अपना सेलेक्ट करने के लिए, चयन करने के लिए उसका आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, आप आजाद हैं।
लेकिन उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए और आपको रियली उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, सो डैट आसपास में उसमें कुछ क्वेश्चन आता है तो आप आराम से टैकल कर सकें। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 5, 4, 2, 3 हॉबी रखें, आपका हॉबी एक भी हो सकता है और आप उसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। प्रिफरेबली अगर 1 हो तो ज्यादा ही अच्छा होगा, 1 हो तो ज्यादा अच्छा है। और अगर आपका रियल में 2 है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, 2 भी आपके हो सकते हैं, लेकिन दोनों की तैयारी आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। हॉबी का मतलब यह है कि आप लीजर टाइम में उसको एंजॉय करते हैं, और जिस चीज को हम एंजॉय करेंगे उसके बारे में कैसे नहीं जानेंगे। तो इस बारे में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि ये कहीं भी मुसीबत ना बने। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए कारगर होगा, जो अपकमिंग 65th बीपीएससी इंटरव्यू है। और ये जो मैंने एस्पेक्ट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये ना केवल 65th बीपीएससी इंटरव्यू के लिए ही है, कोई भी इंटरव्यू है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो फैक्ट्स मैंने बात की आपके साथ डिस्कस किया, वो हर जगह कारगर होंगे। ये प्रपत्र और कुछ बातें स्पेसिफिकली जो 65th बीपीएससी के लिए ही लागू होती हैं, बाकी जो चीजें हैं वो कमोवेश सारे इंटरव्यू पे लागू होती हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कीप काम, कूल एंड कंपोजिट। आप बिल्कुल शांत रहें, प्रसन्नचित रहें और अच्छे से अपना प्रदर्शन करें। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो दोस्त सब्सक्राइब कर लिए हैं वो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, सो डैट आपको नोटिफिकेशन मिले जो कोई भी वीडियो नया अपलोड होता है, तो अदरवाइज आपको पता नहीं चलता। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए कारगर होगा।